रचित अपने पापा की पुरानी फाइलों में कुछ ज़रूरी कागजात खोज रहा था। तभी उसके हाथ में कुछ पेपर आए जिन पर खून की छींटें थीं। हैरानी से उन कागज़ों को देखा और उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगा। उन पर लिखे बहुत से अक्षर लगभग मिट चुके थे। फिर भी उसने जब किसी तरह उन्हें पढ़ा तो हैरान रह गया। ये कागज़ किसी बंगले के थे जिसे उसके पापा ने सालों पहले ख़रीदा था। उन कागज़ों को लेकर अपनी माँ वीरा जी के पास गया और बोला, माँ देखो मुझे पापा की फ़ाइल में क्या मिला, बंगले के कागज़। ये सुनते ही वीरा जी घबरा गई। उसके हाथ में से उन्होंने वो कागज़ छीन लिया और बोली, तुझे किसने कहा इन्हें हाथ लगाने को? आज मैं इन्हें जला ही देती हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम माँ? पहले तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि जब पापा के पास ये बंगला था तब आज क्यों हम इस सड़े हुए किराए के मकान में रह रहे हैं। पापा ने अपने जीते जी कभी जिक्र तक नहीं किया इस बंगले का, और अब तुम भी कागज़ जलाने की बात कर रही हो। रचित परेशान सा बोला। कागज़ को देखते हुए वीरा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला और बोली, बेटे अब तू बड़ा हो गया है, इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बात बताती हूँ। बात तब की है जब मेरी और तेरे पापा की नई नई शादी हुई थी। जहाँ ये बंगला है हम उसी जंगल के पास वाले शहर में रहते थे। हमारा कारोबार बहुत बड़ा था। एक दिन हम दोनों घूमते हुए जंगल की तरफ चल रहे थे। वहाँ नदी के किनारे ये शानदार बंगला खड़ा था। ये बंगला इतना सुंदर था कि एक ही नज़र में मुझे भा गया था। मैंने इसे खरीदने की ज़िद ठान ली और तेरे पापा ने मेरी इस ज़िद को पूरा भी कर दिया। अक्सर सप्ताह के अंत में हम वहाँ जाते थे। एक दिन बंगले को सजाते हुए मेरी नज़र एक पेंटिंग पे पड़ी, पर वह बहुत डरावनी थी। मैंने उसे दीवार से उतारा और कूड़ेदान में फेंक दिया। ऐसे करते ही मानो बंगले में तूफान आ गया। दीवारों में दरारें पड़ गई और उनसे खून गिरने लगा। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, अलमारी से निकलकर बंगले के कागज़ हमारे सामने हवा में नाचने लगे और उन पर खून की छींटें पड़ने लगी। साथ ही एक भयानक आवाज़ गूंजी, अगर जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ और यहाँ फिर कभी मत आना। हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वहाँ से निकल गए। पता नहीं मुझे क्या सोचा कि मैं इन कागज़ों को अपने साथ ले आई। अब लगता है बहुत बड़ी भूल कर दी। उस घटना का तुम्हारे पापा के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ और हमारा व्यापार भी डूबता चला गया। अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। तब हम एक शहर में आए गए। तुम्हारे पापा नौकरी करने की हालत में नहीं थे, इसलिए मैंने घर की जिम्मेदारी उठाई। बाकी तो तुम सब जानते हो कि तुम्हारी नौकरी लगने से पहले हमने किस तरह से दिन गुजारे हैं। ये सब सुनकर रचित भी दुखी हो गया और उसने चुपचाप कागज़ों को फाइल के हवाले किया और दफ्तर जाने के लिए तैयार हो गया। दफ्तर में भी उसके दिमाग में उस बंगले की ही बात घूम रही थी। आज उसकी कंपनी के बॉस धार्मिक के साथ मीटिंग थी। ना चाहते हुए भी वे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया। मीटिंग के दौरान धार्मिक ने नोटिस कर लिया था कि रचित कुछ परेशान है। रचित उनके प्रिय कर्मचारी में से था, इसलिए उन्होंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। रचित को याद आया कि धार्मिक अक्सर ऐसी शक्तियों के बारे में पढ़ता रहता है और उनके बारे में खोजबीन करता रहता है, इसलिए उसने उन्हें सारी बात बता दी। रचित की बातों को सुनकर धार्मिक बोला, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि उस बंगले का रहस्य उसी पेंटिंग में छुपा हुआ है। आज शायद वक्त आ गया है कि अपने गुरु से जो मैंने सीखा है उसका उपयोग करने का। चलो हम कल ही उस बंगले में चले गए। लेकिन अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो? रचित घबराकर बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। धार्मिक ने कहा, डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। मैं आज रात कुछ विशेष पूजा करके हमारी सुरक्षा का इंतज़ाम कर लूँगा। अब तुम घर चले जाओ, मैं भी आज छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। घर जाकर रचित ने वीरा जी को बंगले में जाने की बात बताई। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पर रचित को धार्मिक पर भरोसा था। अगले दिन तय वक्त पर धार्मिक रचित के घर आया।
वीराजी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, पर वह बोला, आप घबराइए मत चाची जी, ईश्वर चाहे ये तो आपका बंगला आपको वापस मिल जाएगा। आप बस बंगले के कागज़ मुझे दे दीजिए। वीराजी ने कागज़ लाकर धार्मिक को दे दिए। धार्मिक ने उन कागज़ों को संभाल कर अपने बैग में रख लिया और रचित के गले में अभिमंत्रित किया हुआ एक लॉकेट पहना दिया। वैसा ही लॉकेट उसके गले में भी था। चाहे कुछ भी हो जाए, रचित, इस लॉकेट को गले से मत निकालना, ये 48 घंटों तक हमें बुरी शक्तियों से बचाकर रखेगा। धार्मिक ने बताया। 7 घंटों के लंबे सफ़र के बाद उन दोनों की गाड़ी बंगले के बाहर खड़ी थी। जैसे ही अंदर जाने के लिए उन दोनों ने दरवाज़ा खोला, तेज़ आंधी शुरू हो गई। फिर भी वो डरे नहीं और एक दूसरे का हाथ थामे बंगले में प्रवेश कर गए। अंधेरा था, लेकिन धार्मिक पूरी तरह तैयारी कर आया था। उसने तुरंत अपने बैग से बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ निकालकर जला दी। मोमबत्ती से एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी। अभी वे दोनों कुछ सोचते कि बंगले से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। क्या लगता है तुम दोनों को? इन मोमबत्तियों की मदद से तुम हमें यहाँ से निकाल दोगे? ये असंभव है, इसलिए बुझा दो इन्हें और चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर रचित और धार्मिक थोड़ा घबराए। रचित कुछ कहना चाहता था, लेकिन धार्मिक ने उसे चुप रहकर पेंटिंग ढूंढने का इशारा किया। दोनों हाथ में मोमबत्ती लिए अपने काम में जुट गए। लॉकेट और मोमबत्तियों के कारण वे शक्तियाँ इनके पास नहीं आ पा रही थी, लेकिन इन्हें डराने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर भी वे दोनों अपने काम में लगे हुए थे। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन उनकी तलाश ख़त्म नहीं हो रही थी। 24 घंटे भी हो चुके थे। लॉकेट की शक्ति खत्म होने में भी बस 24 घंटे शेष बचे थे। रचित ने धीरे से धार्मिक से कहा, लगता है हम सफल नहीं होंगे, और गुस्से में अपने पैरों को ज़ोर से ज़मीन पर पटका। उसका पैर फर्श को तोड़ता हुआ थोड़ा अंदर चला गया। यह देखकर धार्मिक उसके फंसे हुए पैर को निकालने के लिए झुका तो उसकी नज़र फर्श के अंदर दबी हुई पेंटिंग पर पड़ गई। दोनों ने मिलकर किसी तरह पेंटिंग निकाली तो पर इसके बाद वह बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वह थोड़ी देर आराम करने बैठ गए। धार्मिक ने ध्यान से पेंटिंग को देखना शुरू किया तो पाया उस पेंटिंग में एक खास तांत्रिक कोड में इस बंगले का राज लिखा हुआ था।